ठीक है, तो ये चीज़ है, बात समझे? तो ठीक है, अब ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एरिस्टोटल के बारे में देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स सीरीज पार्ट 1 है ना, इसमें यूनिवर्स के बाद यूनिवर्स की जो सोच आई वो आई कैसे है। तो मैंने बताया कि वो कौतूहल ही विषय था, वो कौतूहल ही वो चीज़ थी जिसकी वजह से लोगों ने सोचा। तो सबसे पहले सोचा किसने? इन्होंने सोचा, इनके पहले कोई सोच नहीं पाया। और हिंदुस्तान में तो सोचने का सवाल ही नहीं होता है ना, सीरियसली नहीं लेना, ये तो है थोड़ा सा समझना मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक, तो अरिस्टोटल ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भैया जो हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, स्थिर है, और सब लोग जो है जितने भी, चाहे चंद्रमा है चाहे सूर्य है, वो सब जो है इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ये जो गोला है इस गोले की तरह नहीं, इनको ये पता ही नहीं था कि चक्कर इस गोले में काट रहे हैं, इनको केवल ये पता था कि चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, अरिस्टोटल के पास इतना ज्ञान था, इन्होंने बता दिया कि अर्थ के चारों तरफ से चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, तो ये अरस्तु, अच्छा ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए कि इसकी खोज किसने की, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे कुछ भी हो, तो इनका नाम जो है सबसे पहले आता है। ये मनु समझ लीजिए इनको, मनु, मजाक कर रहा हूँ। तो खैर अरस्तु, इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि पृथ्वी केंद्र में हम सब इसका चक्कर लगा रहे हैं, जिसको बखूबी आगे बढ़ाया किसने? टॉलेमी। टॉलेमी ने 150 AD है ना, ठीक है। देखो दो चीज होती है, एक हिंदी वालों को समझा देता हूँ, होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईसवी सन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है कि ईसा कौन है? कौन है ईसा? ये तो जीसस क्राइस्ट है ना। ये देखो कुछ ऐसा ही उनका भी जो है वो मना होता है। इनके जीवन काल को, किसके? ईसा मसीह के जीवन काल को 0 मान लिया गया। ठीक है, समय को। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये CE जो लिखा हुआ है, ये CE BCE ये सब कहाँ से आया? मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा देखो, क्वेश्चन इन्होंने भाई पूछ लिया, ये जीसस क्राइस्ट का, मैं भी वही बता रहा था कि जीसस क्राइस्ट का जो जीवन काल है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे भगवान तो फिर वही बात है, 36 कोटि देवता हैं, 36 हैं, कुछ 36 कोटि को 36 प्रकार की जगह 36 जो है करोड़ मान लेते हैं। अब यहाँ पे मैं देखो, मेरी बात को कभी सीरियसली मत लेना, जो है जो भगवान या वगैरह की कोई बात होती है, मेरा कहने का मतलब है प्रेम से हंसते खेलते हुए उन चीज़ों को समझें। तो जीसस क्राइस्ट के टाइम को, उनके पूरे जीवन काल को, वो जितने साल में जिए उसको मान क्या ले गया? उसको 0 मान लिया गया। और उनके पहले की जितनी घटनाएं हुई उनके पहले पूर्व लगा दिया गया, मतलब बिफोर डेथ और आफ्टर डेथ, है ना, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ। ठीक है, BC का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट। AD का मतलब क्या हो गया? आफ्टर डेथ, यानी उनके आने से पहले की घटना और उनके डेथ के बाद की घटना। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है जो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि इनके आने के पहले, यानी इनके जीवन के, इनके जन्म लेने के पहले की जो घटना है और मृत्यु के बाद की घटना है, वो तो ठीक है। ये अगर मान लो 50 साल जिए हों, तो उस समय जो घटना हुई उस घटना को किस जो है टाइम फ्रेम में हम रखेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो CE क्या है? अब हम लोग सारी बात करेंगे, CE BCE AD सब सारी बात करेंगे, है ना। अब तुम्हें क्या कहा, भी टाइम कम है, ठीक, तो ये चीज है ना। टॉलेमी ने क्या बता दिया? टॉलेमी ने ये बता दिया कि जो 150 ईस्वी है, AD है, इसमें उन्होंने ये बता दिया कि जो व्यवस्था है वो कैसी है, यूनिवर्स कैसा है, वो जियोसेंट्रिक है। ठीक है, जियोसेंट्रिक यूनिवर्स की व्यवस्था इन्होंने बताई। ठीक है, आसिफ तो जो है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आसिफ जो है बहुत हमारे जो है इस चीज़ के पीछे इनका बड़ा हाथ है, और मजाक करने में ये जो है बहुत पसंद करते हैं मजाक करना, है ना। तो खैर, टॉलेमी ने क्या बोला कि जियोसेंट्रिक यूनिवर्स है, पृथ्वी केंद्र में। उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी केंद्र में तो आई है भैया, और इनके इसके चारों तरफ जो भी घूम रहा है वो
परफेक्ट गोलन घूम रहा है, मतलब कोई एलिप्ट नहीं है, एलिप्टिकल पाथ नहीं है, ऑर्बिट क्या है, परफेक्ट सर्कुलर पाथ है। ये किसने बता दिया, टॉलेमी साहब ने बताया, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि सब कुछ परफेक्ट है, ईच एंड एवरी, ऐसा समझा दिया कि 150 ईस्वी के बाद इंसान 1500 ईस्वी तक सोता ही रहा। सोते रहा मतलब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोता रहा, ठीक है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोने का मतलब है कि ये जो जियोसेंट्रिक व्यवस्था थी इसी को माना ही जाता रहा। पोप थे, धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार थे, तो इनके खिलाफ कोई जाएगा तो डंडा मार देंगे, डंडा नहीं मार देंगे, क्या कर देंगे वो देखिए, इस व्यक्ति के इस चेहरे को ध्यान से देखो, इस चेहरे, ये वही है जिसने इस व्यवस्था के खिलाफ जाने का एक सोच है ना। ये जो पोप के शासन चल रहे थे, अंधकार युग चल रहा था, पृथ्वी केंद्र में है और उस पृथ्वी का राजा कौन था, पोप, तो पोप के खिलाफ जाओगे कैसे जब तक उस व्यवस्था को अलग नहीं करते। इस आदमी ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है ना, जियोर्दानो ब्रूनो। इस बेचारे की गलती क्या थी, इसने कहा कि ये जो टॉलेमी साहब कह गए हैं है ना, टॉलेमी की जो जियोसेंट्रिक व्यवस्था है वो गलत है, झूठ बोलता है ये टॉलेमी, जियोसेंट्रिक व्यवस्था नहीं है। तो क्या था, तो ब्रूनो ने क्या बोला कि जो हमारा यूनिवर्स है वो हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था में है। हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था क्या है कि सब चीज का केंद्र क्या है, सूर्य, सन। हालांकि गोला अभी भी परफेक्ट था है ना, ग्रहों का ऑर्बिट अभी भी परफेक्ट सर्किल था, लेकिन इस व्यक्ति का योगदान क्या है, इसने उस चीज के खिलाफ उस आवाज को उठाने का जिम्मा उठाया जो 1500 सालों से लगातार चली आ रही थी। यानी टॉलेमी के थ्योरी को चैलेंज करने की जो है कोशिश की, जो चैलेंज किया वो था जियोर्दानो ब्रूनो, जिसकी कीमत इसको क्या चुकानी पड़ी, इसको चौराहे पर जिंदा जला दिया गया है ना, बर्न्ड अलाइव। इन विच चार्जेस, इस चार्ज में कि हीलियोसेंट्रिक, तुमने जो है पृथ्वी, जो ये टॉलेमी साहब थे इन्होंने बताया था ना कि जियोसेंट्रिक व्यवस्था है, पृथ्वी को केंद्र में है और सारा जितना भी चंद्रमा है, जो सूर्य है, ये सब घूम किसके तरफ रहा, चारों तरफ रहा था, पृथ्वी की। इस व्यवस्था को चैलेंज कर दिया इस छोटे से बच्चे ने है ना, जिसका नाम था ब्रूनो, और इससे बोला गया कि तुम माफी मांग लो। ये सिद्धांत जो इसने दिया, से बोला गया कि तुम माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हें खाल उतरवा दी जाएगी, जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन इस आदमी ने कहा कि जो सही है वो सही है, बेचारे ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इसको क्या पता था कि इसको जिंदा जला, लेकिन इसको चौराहे पर उस ईसा मसीह की, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, एडी और बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ की, उसी क्रॉस पे लटका करके इसको जिंदा जला दिया गया। मतलब सच्चाई को हमेशा से दबाया गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत पहले भी दबाया गया है, ना कि आज। इसके पीछे कारण था ना, धर्म के ठेकेदार थे। अब अगर मैं पृथ्वी का राजा बन जाऊं तो मैं जो बोलूंगा वही सही है, ठीक है। और पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी पूरा ब्रह्मांड कौन चलाता है, मैं चलाता हूँ। उसको चैलेंज कर दिया इस बच्चे ने 16-17 साल की उम्र में कि नहीं नहीं नहीं, ये पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र। तो सूर्य जब पृथ्वी केंद्र नहीं है तो तुम राजा कैसे हो, ठीक है। भगवान की पूरी सिस्टम को समझाने का ठेका पोप ने ले रखा था, तो उस पूरे, इसने कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत को नहीं बदला, इसने उस पूरे सिस्टम को ही हिला दिया था, जिसमें पोप का इस पूरे ब्रह्मांड का गॉड यानी ईश्वर बने रहने का जो आइडिया दिया था उन्होंने, वो चैलेंज हो गया था, और इसीलिए इसको जिंदा जला दिया गया था। इसको जिंदा जलाने के पीछे एक कॉन्सेप्ट था कि डर ये रहना चाहिए तुम्हारे अंदर कि अगर इसके खिलाफ, जियोसेंट्रिक व्यवस्था के खिलाफ कुछ अगर तुमने आवाज उठाई तो ब्रूनो की तरह जिंदा जला दिए जाओगे। लेकिन इस आदमी ने काम किया जिसने क्रांति की मशाल पैदा कर दी है ना, उस बुझी हुई मशाल में आग लगा दी इस आदमी ने। अंधकार युग जो डार्क एज था उसके
उस चीज को इसने जो है दो फाड़ कर दिया। अब एक ऐसा समय आया जब लोग सोचने में मजबूर हो गए और उस आग में घी डालने का काम किया इस व्यक्ति ने, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, क्या किया इन्होंने निकोलस कॉपरनिकस ने? इन्होंने बताया कि बिल्कुल ब्रूनो जो कह के गया था 1543 में इन्होंने एक बुक लॉन्च की है ना, और उस बुक में इन्होंने बाकायदा जो है साइंटिफिक तरीके से समझाया। इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो ब्रूनो जो बोल के गया वही सही है, हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था है। ठीक है, अच्छा इनका जो है था क्या कि इनको भी धमकी आई पोप की तरफ से कि ब्रूनो का हाल तुमने देखा नहीं क्या है, तो शांत हो जाओ। हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी 1543 में ये देन है किसकी? निकोलस कॉपरनिकस की। और बाकायदा इन्होंने समझाया सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पोप की तरफ से यानी धर्म के अधिकारियों की तरफ से फिर से धमकी आती है कि इसको अपना जो ब्रूनो का जो हाल हुआ याद नहीं है क्या? डरपोक थे लल्लू कहेंगे हाँ ठीक है मान लो, नहीं तो हम आगे जो है That means it is Rome which was behind the case to history. देखो हम सारे के सारे साइंटिस्ट लेकर आ रहे हैं, रोमन एम्पायर से ले रहे हैं, तो द होल यूरोप वाज गवर्न्ड एट दैट टाइम बाय पोप के द्वारा ही गवर्न हो रहा था सब कुछ। पोप धर्म का सबसे बड़ा मतलब भगवान था, उसके खिलाफ आप कुछ सोच नहीं सकते थे, तो ये व्यवस्था थी। तो ये है निकोलस कॉपरनिकस जिन्होंने सबसे पहले आप कहिए ऑफिशियली हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था की जानकारी हम लोगों को दी। ठीक है, अब ये भाई साहब जॉन केपलर, तो अभी तक मैंने क्या कहा कि हम जियोसेंट्रिक व्यवस्था से मूव कर रहे थे कहां पर? हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था पे। बट जो अब चाहे मैं कह रहा हूं अर्थ सेंटर में रही हो चाहे सन रहा हो, ये तो भी विवाद का विषय था। हालांकि स्टैब्लिश हो गया था कि सन ही जो है यानी हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था इस समय तक मान ली गई थी लगभग, है ना, एक्सेप्टेड था पूरे वर्ल्ड को कि हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था ही है। लेकिन एक चीज जो थी वो अभी भी बनी हुई थी कि जितना भी सब घूम रहा है भैया वो सब इस गोले में ही घूम रहा है। ठीक है, परफेक्ट सर्कल पे घूम रहा है ना। तो जॉन केपलर ने क्या किया? जॉन केपलर का आपको सबको मालूम है, इन्होंने लॉज, इनके 3 लॉज फेमस हैं। ग्रहों की गति से संबंधित 3 लॉ है ना। पहला तो इन्होंने कहा ये जो परफेक्ट सर्किल है ये सर्किल नहीं है, ये सब इलिप्ट पे घूम रहा है यानी परवलय पे घूम रहा है। ठीक है, ग्रहों के लॉज ऑफ मोशन है ना रिलेटेड टू प्लैनेट्स। ग्रहों के 3 नियम दिए इन्होंने। कौन कौन से नियम दिए है ना? पहला तो इन्होंने बताया कि जो ये पाथ है ना, ये जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट सर्किल नहीं है। तो सर्किल नहीं है तो है कैसी होगी? ये इलिप्टिकल है। ठीक। दूसरा इन्होंने बताया कि जो आप जिसको एक फॉर्मूला के थ्रू भी जानते हैं, अगर रेडियस बढ़ती है किसी भी चीज की, आप हाथ में एक धागा बांध कर किसी पत्थर को नचाते हैं तो वो जिस स्पीड में घूम रहा है उसी धागे की लंबाई को आप बढ़ा देते हैं तो उसकी जो उसका घूमने में, पूरी एक परिधि को घूमने में जो टाइम लगेगा वो बढ़ जाएगा। तो रेडियस के रेफरेंस में टाइम जो लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में, पूरा रेवोल्यूशन करने में, एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है वो समानुपाती होता है किसके? सूर्य से या केंद्र से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी के ऊपर। यानी रेडियस बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज को भी इन्होंने बताया। और दूसरा बताया कि जब इलिप्टिकल पाथ पे मोशन होगा तो जाहिर सी बात है, अब कोई चीज यहाँ पर सेंटर में है और ये इलिप्टिकल पाथ है तो यहाँ से रेडियस कम है और यहाँ पर रेडियस ज्यादा है। तो जब रेडियस ज्यादा होगी तो चाल कुछ और होगी और जब रेडियस कम है तो चाल कुछ और होगी। इस चीज को समझाया किसने? जॉन केपलर ने 1609 में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी तक एक ब्रीफ जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले ये एरिस्टोटल आए, इन्होंने बताया कि जो है ब्रह्मांड
में पृथ्वी केंद्र में है, सब कुछ इसके चारों ओर घूम रहा है। टॉलेमी ने बताया बिल्कुल चारों ओर घूम रहा है और सब कुछ जो है परफेक्ट सर्किल में। अच्छा, एक चीज और टॉलेमी ने बताई थी, अगर आप लोग जो है ज्योतिष पढ़ते होंगे तो ग्रहों की वक्रीय गति भी आपने पढ़ी होगी कि गुरु अगर नवम भाव में बैठा है तो क्या गजब का फल देगा, लेकिन अगर वक्री हो गया है तो फल में कुछ कीड़े मिला देगा। राहु अगर 11वें भाव में बैठा है तो मालामाल कर देगा, लेकिन राहु अगर वक्री गति में है तो फिर वो डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो इन्होंने प्लैनेट्स के वक्रीय गति, रेट्रोगेट जो इनकी जो है, रेट्रोगेट जो इनका डायरेक्शन था, उसके बाद उसकी भी बात बताई थी। तो ये भी बात इन्होंने बताई थी, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो एरिस्टोटल इन्होंने बताया पृथ्वी केंद्र में, सब कुछ इनके चारों ओर घूम रहा है। फिर उसके बाद ये जो है आपके टॉलेमी परफेक्ट सर्किल में सबको घुमाया, रेट्रोगेट स्पीड की, रेट्रोगेट डायरेक्शन की बात कर दी। उसके बाद ये ब्रूनो आया बेचारा, 17 साल की उम्र में जिंदा चल गया, लेकिन ये बता के गया दुनिया को कि ये दोनों जो पीछे उल्लू बना रहे थे वो उल्लू ही बना रहे हैं, मतलब जो बता रहे थे वो उल्लू बना रहे थे, ज्ञान नहीं है वो। 1500 साल तक आप एक डार्क स्टेज में थे। सच्चाई क्या है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और सब कुछ सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, जिसको बाद में और ज्यादा बल मिला किससे, जॉन निकोलस कॉपरनिकस से। निकोलस कॉपरनिकस ने इस चीज को और बलबूते से बताया। इनका योगदान ये था कि दुनिया को इन्होंने समझा दिया अपने साइंटिफिक मेथड से कि सूर्य ही केंद्र में है। हालांकि बाद में इन्होंने पोप के सामने अदालत में ये कह दिया कि नहीं, मैंने जो कुछ बोला वो झूठ बोला। डरपोक आदमी था, लेकिन दुनिया को ये बता के चला गया था कि वो जो ब्रूनो जिस चीज के लिए मर गया वही सही है ना। खैर, मेरा कमेंट सबके लिए जो है, ये जो मैं बोल रहा हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अपमानजनक नहीं है, और मेरा जो है ये एक पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा है। बाकी आप लोग इस पर किसी भी बात पे सीरियस ना हो, नहीं तो चले जाओ एक ठोक फाइल डाल दो माइक पर है। तो ये केपलर आपके केपलर ने अपने जो है ग्रहों से की चाल से संबंधित जो नियम दिए कि पहली बात तो ऑर्बिट एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है, और दूसरा कि जो ग्रहों की चाल होती है वो दूरी के हिसाब से घट बढ़ जाती है। रेडियस बढ़ेगा तो किस हिसाब से बढ़ेगा, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये सब जो है अभी तक हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो सब कुछ अभी तक यहां तक विकास हो चुका है। सूर्य को सेंटर में ले आया गया और सेंटर में ला करके जो ऑर्बिट है वो भी इलेक्ट्रिकल कर दी गई और उनके चाल की भी गणना कर ली गई लगभग मैथमेटिकली। तो ये सारी चीजें अभी तक हो गई। अब बात ये हुई कि ये सूर्य मतलब ब्रह्मांड कहां तक सीमित है। ब्रह्मांड सूर्य, चंद्रमा और जो है ये पृथ्वी यहीं तक सीमित है। ठीक है, इस आदमी ने, थोड़ा सा जिद्दी आदमी था ये, गाड़ी बड़ी देख रहे बढ़िया स्मार्ट तरीके से तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूरबीन का निर्माण किया और इस दूरबीन से, जो दूरबीन है, इस दूरबीन से जब इन्होंने झांक करके देखा तो इन्होंने जो सबसे पहली बार देखा वो देखा ही क्या, इन्होंने देख लिया कौन सा प्लैनेट, जुपिटर। और इन्होंने और क्या देखा, जुपिटर के 4 सैटेलाइट्स को देख लिया। अब ये मत सोच लेना कि सैटेलाइट्स वो जो आजकल हम लोग लॉन्च करते हैं वो वाली सैटेलाइट नहीं, नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इन्होंने 4 उपग्रहों को देख लिया और उन उपग्रहों को जब नाचते हुए देख लिया किसके चारों तरफ, वो सब 4 के चारों नाच रहे थे जुपिटर के चारों तरफ। तो बोला यार भैया ये हीलियोसेंट्रिक व्यवस्था की बात हो रही है तो कहाँ ये जुपिटर के चारों ओर ये सब नाच रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तो ये जो है दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो इन्होंने 4 उपग्रहों को भी देखा। फिर क्या देखा कि जो वीनस है, वो वीनस जो हमारा शुक्र ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो अलग अलग फेजेस उसके इन्होंने ऑब्जर्व किए। एक चीज और देखी कि मून की सतह को देख लिया, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत नजदीक है, जुपिटर तो बहुत दूर, चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसको और अच्छे तरीके से देख लिया। अब जब उसको देखा तो उसमें भारी भारी गड्ढे देख लिए इन्होंने। तो अभी तक जो व्यवस्था थी वो ये थी कि आकाश बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कुछ उबड़ खाबड़ ही नहीं है। पहली बार चंद्रमा की सतह को जब गैलीलियो ने देखा तो बोला यार ये आकाश तो जो है अजीब तरीके का है,
है। तो इन्होंने जो है उस मिथक को तोड़ दिया कि नहीं यार, जो कुछ अभी तक जो कुछ बताया गया उसमें से कुछ तो ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट मिल रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन जो अभी तक ब्रह्मांड में आपके दिमाग में जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड एक्चुअल साइज में है। दिमाग की खिड़की खोलो, बाहर देखो, तो जो आदमी सो रहा था, सारे आदमी सो रहे थे विश्व के, उन्होंने खिड़की अपने अपने दिमाग खोली, बाहर झांका तो देखे नहीं यार, ग्रह तो और भी ज्यादा है, सैटेलाइट से हमें उपग्रह तो और भी ज्यादा है। इस व्यक्ति की देन ये है कि इसने जो है ब्रह्मांड का जो आकार था उसको थोड़ा सा और बढ़ाया, ठीक है। तो 1610 में गैलीलियो गैलीली ने इस पूरे विश्व को ये बताया कि जितना ब्रह्मांड का साइज हम सोच रहे हैं वो उतना ब्रह्मांड का साइज है नहीं। ब्रह्मांड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं जितने अभी तक आपने बताया उतने है नहीं, और भी ज़्यादा है। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है ना। गैलीलियो गैलीली के बाद ये व्यक्ति आते हैं सर आइजैक न्यूटन, है ना। सर आइजैक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे ये कि सेब को गिरता हुआ देख लिया इन्होंने। एक सेब ने पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था ही बदल दी। एन एप्पल, हमने तो अभी तक ये सुना था एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, आज भी हम ये सोचते हैं। इस व्यक्ति ने सेब को गिरते हुए क्या देख लिया, इसने पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था बदल डाली। क्या हुआ, सेब जमीन पे गिरता है, कुछ भी चीजें जो आप पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं वो सब कुछ नीचे फेंकते हैं, तो यानी सब कुछ पृथ्वी पर ही आके गिर रहा है और सूर्य का चक्कर सारे ग्रह उपग्रह सब लगा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, अगर दुनिया में कहीं पर मास है, कहीं पर द्रव्यमान है पूरे ब्रह्मांड में, तो उसका एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, ठीक है। और द्रव्यमान जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती होगा। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान अगर घटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटेगा। ये क्या है, ये समानुपाती है। ये बताया किसने, आइजैक न्यूटन ने। पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था किसने बदल दी, एक गिरते हुए सेब ने। और किसने जो है देख लिया, और सेब को पहली बार जिंदगी में, अब याद कर लेना, पहली बार सेब गिरता हुआ किसने देखा था, ये जो लंबी नाक वाला आदमी है सर आइजैक न्यूटन। और सेब क्या गिरा, पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत ही आ गया, है ना। इफ देयर इज मास इन दिस यूनिवर्स, कहीं पर भी हो, तो देन देयर certainly there will be attraction force and that will be named as gravitational force, है ना। तो अगर कहीं मास है तो उसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, समानुपाती होगा। तो इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को ला दिया, है ना। इनका एक और जो है आप देखते हैं कि ये इसको मापने का तरीका क्या है कि जी एफ इक्वल टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जो जी कांस्टेंट है, दोनों ऑब्जेक्ट के गुणनफल के को अगर हम डिवाइड करते हैं रेडियस से, तो उसके जो है बराबर का वो फोर्स, यानी कितना बल का अप्लाई होगा। ये फिजिक्स में आपने इसको पढ़ा, ठीक है। तो इन्होंने इस व्यवस्था को बता दिया कि ये सब जो चारों ओर घूम रहे हैं, तो घूम ही नहीं रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं ये भी बता दिया। मतलब समझ गए कि जब ये जो व्यक्ति था गैलीलियो और उसके पहले ये जॉन केपलर, इन लोगों ने जो बताया था कि नहीं नहीं सब कुछ घूम रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा है, पिक्चर बिल्कुल सही चल रही है, तो उन्होंने बताया कि सब कुछ चल तो रही है लेकिन ये सब घूम रहे हैं, इसको किसी ने पकड़ रखा है क्या, तो हाँ किसने पकड़ के रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से जिंदा हो गया। यानी कॉस्मोलॉजी में एक और चीज की एंट्री हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। हाँ, ये बड़ी खोपड़ी है। इस व्यक्ति ने 1915 में क्या कर दिया, असमित को हंसी आ जाती है, देखो ये पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है, उसमें बाबू भैया क्या करेंगे, है ना। ये जो व्यक्ति हैं इनका एक सबसे फेमस फॉर्मूला है E = mc²। C जो है वो प्रकाश की चाल है, m उसका द्रव्यमान है, और ये है एनर्जी। दुनिया जानती है इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E = mc²।
ये दुनिया जान रही है, ठीक है। और इन्होंने न्यूटन की बैंड बजा दी है। ये जो सर आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने कहा कि अगर द्रव्यमान है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। इन्होंने कहा तुम हो गधा, ठीक है, तुमको कुछ नहीं आता, उल्लू बनाया पूरे जो है वर्ल्ड को इसने। इन्होंने बताया क्या, बोला कि जो है होता क्या है सर कि पूरा स्पेस टाइम, ये जो ग्रह है हमारे, ये सब जो है स्पेस टाइम फैब्रिक पे है ना, 3 आयाम है। हालांकि जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कई आयाम हो जाते हैं, 7, 10, 15 न जाने कितने आयाम हैं। तो बोला कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, वो स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर जो है जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये मान लीजिए चद्दर है। अब चद्दर पे आपने एक भारी बॉल रख दी, चद्दर को चारों तरफ से खींच के रखो, चारों कोने पे चारों लोगों को पकड़ा दो और उसमें बीच में एक भारी ऑब्जेक्ट रख दो, एक बॉल रख दो भारी, या 1 किलो का बाट रख दो। अब क्या होगा, वो चद्दर अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ये है। अब वहां पर अब देखो जो है आपने 1 किलो का बाट चद्दर पर रख दिया, वो बीच में आप देखोगे बीच में इस तरीके से वो धंस गया चद्दर और चारों तरफ जो किनारे उसके उठे हुए हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो वो जाने की कोशिश कहाँ करेगा, वो जाने की कोशिश करेगा वो उस पत्थर के पास। तो इन्होंने बोला कि न्यूटन तुम थे पगला, मैंने काम किया अगला। क्या काम किया, स्पेस टाइम फैब्रिक ही का जो कर्वेचर है वो है असली चीज, ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट जो उल्लू बनाने का है ना। तो ये इन्होंने किया। तो अभी तक मुझे लगता है कि साध्वी ने जो बोला वो सही बोला, क्योंकि न्यूटन का तो मैं भी नहीं मानता कि है ऐसा कुछ। देखते हैं आगे चल करके भी वो भी चीजें। अभी तक तो हम जो है 1915 तक ही पहुंचे। 1915 के बाद ये व्यक्ति है एडविन पी हबल, है ना, और इन्होंने बनाई टेलीस्कोप, ठीक है। जब इन्होंने टेलीस्कोप बनाई तो ब्रह्मांड में इन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब जो है बड़ा अजीबोगरीब था। यानी जो अभी तक जो कुछ भी देखा था वो सब जो है लगा कि बिल्कुल सब कुछ झूठ है ना। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि ये जो अभी तक बताया इन लोगों ने कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट सर्किल में, और सर्किल में नहीं है तो फिर जो है परफेक्ट जो है इलिप्टिकल शेप में है, ऑर्बिट है। इस आदमी ने सबकी जो है बैंड बजा दी, है ना। ये देखने में जितने स्मार्ट है उतने ही स्मार्ट वर्क को किया इन्होंने। इन्होंने कहा कि तुम जो है लोग दुनिया को जो उल्लू बनाते चले गए वो क्या है। इन्होंने कहा भैया जो सन है ना, इनके चारों ओर जो चक्कर काट रहे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बोला ये जितना का जितना ऑब्जेक्ट है ये सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है एवरी ईयर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना। इसकी जो चीज है वो, इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। अब ये इन्होंने पहचाना कैसे कि जो भी कॉस्मिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, तारे हैं, एक दूसरे से इनकी जो दूरी है वो बढ़ कैसे रही है। तो इसको बाद में प्रूफ किया गया किस चीज से, इस थ्योरी का नाम आप जानते होंगे, इसका नाम है रेड शिफ्ट थ्योरी, है ना। इसको हम लोग लाल विस्थापन कहते हैं। इसको हम देखेंगे कैसा क्या है। इस व्यक्ति ने कहा कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अब ये यूनिवर्स के विकास का अभी तक जितना चरण था उसमें एक नई व्यवस्था ने एक नए जाइंट ने एंट्री लिया जिसका नाम था एडविन पी हबल। इसने अपने रेडशिफ्ट थ्योरी से ये सिद्ध कर दिया और दुनिया को ये मानना पड़ा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि सारा का सारा जितना भी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे जो ब्रह्मांड में, ये सब एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो इन्होंने हलचल मचा दी, सब दूर क्यों जा रहे हैं भाई। अभी तक तो वो सब जो थे वो एरिस्टोटल से लेकर के टॉलमी, फिर ब्रूनो को तो छोड़ दीजिए, कैपलर वगैरह, ये सारे थे। इन्होंने बोला कि नहीं सब कुछ परफेक्ट एक शेप में है, चारों तरफ कोई डिस्टेंस कुछ नहीं बढ़ रही है। बट नाउ ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया। एडविन पी हबल ने कहा कि हमको उल्लू मत बनाओ, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है,
हबल टेलीस्कोप, फेमस है ये हबल टेलीस्कोप। इस व्यक्ति ने ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान ही बदल दिया पूरे विश्व का, पूरे विश्व को बता दिया कि वट एवर यू आर थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, इट वॉज टोटली रॉन्ग। नॉट टोटली रॉन्ग, इनफैक्ट पार्शियल थोड़ा सा जो है रॉन्ग है कि अभी आप इसमें कुछ और खोजिए। क्या खोजिए कि सब कुछ एक दूसरे से दूर क्यों जा रहा है। तो इस खोज में, अच्छा मुझे लगता है कि एक स्लाइड जो है मिस हो गई है। ये जॉर्ज गैमो आ गए हैं। जॉर्ज गैमो के पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, ये व्यक्ति आते हैं 1915 के आसपास में। थोड़ा सा स्लाइड हमारे असित भाई ने मिस कर दी होगी, वो स्लाइड जो जॉर्ज लेमेत्रे की नहीं आ पाई। तो जॉर्ज गैमो के पहले इस व्यक्ति की एंट्री होती है इस गेम में। और ये व्यक्ति जॉर्ज लेमेत्रे क्या बताता है, जॉर्ज लेमेत्रे बताता है कि ये जो कुछ फैल रहा है ना, जो ये एडविन पी हबल बता के गया, ये एक हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से ये दूर क्यों जा रहा है, इसके पीछे जो डिस्टेंस है ये जो बढ़ रही है, इस डिस्टेंस के बढ़ने के पीछे जो रीजन है ना, वो बहुत खास है। वो इसके पीछे इन्होंने ये दिमाग लगा लिया कि सब कुछ पढ़ रहे तो ये कहां से हुआ। तो ये थ्योरी इन्होंने दे डाली, कौन सी, जिसे आप आज की डेट में सबसे ज्यादा मान्यता देते हो, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज लेमेत्रे इन 1959 ऑन द बेसिस ऑफ एडविन पी हबल की जो डिस्कवरी थी, उसके बेसिस पे जाकर के ये थ्योरी आ गई है बिग बैंग की। अब जॉर्ज गैमो ने कुछ नहीं किया, इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया 40s में कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, रेडशिफ्ट थ्योरी वगैरह सब कुछ प्रूव कर रही है कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग मतलब जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से लगातार बढ़ा रही है। ठीक है, जॉर्ज गैमो ने अभी ये बता दिया भैया कि सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है, जॉर्ज लेमेत्रे ने बता दिया। अब इस चीज को कैसे देखा जाए कि नहीं बिग बैंग हुआ ही था। अभी तक जितने लोगों ने आपको बताया उन सब ने आपको यही बताया कि जितना भी जो भी बताया जा रहा है वो सब जाकर के कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सिर्फ गलत ही हो रहा है। ठीक है, अब गलत हो रहा है तो गलत इसको भी मान लिया जाए कि जो इन्होंने बताया कि हाँ नहीं ये बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग को जो है सही मान लिया जाए। क्यों मान लिया जाए, तो ये जो दोनों लोग थे, इन दोनों लोगों को जो आपके ये पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन थे, इन्होंने क्या होता है, इन्होंने एक चीज डिटेक्ट कर ली जिसे हम लोग CMB कहते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसको कैप्चर करने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो एर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन को जाता है। इन लोगों ने उस टाइम की, यानी हमने साइंस में एक चीज पढ़ी हुई है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम जन्म दे सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं। तो इन्होंने इसी बेसिस के दिमाग के इसी घोड़े को दौड़ा करके ये पकड़ लिया कि यार अगर उस टाइम पे विस्फोट हुआ हो रहा होगा तो उसका रेडिएशन या उसकी हीट तो अभी भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में होगी। इन लोगों ने पकड़ लिया और ये चीज जब इस चीज CMB की खोज इन्होंने करी तो इस बात को और बल मिलने लगा कि नहीं भाई, जो वो बिग बैंग वाली जो बात चल रही है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहां पर ये चीज तो जो है बता दी गई कि भाई ठीक है बिग बैंग हुआ, सब कुछ हुआ। बेरा रॉबिन की एंट्री होती है 1970s में। ठीक है, अब जब सब कुछ फैल रहा है तो उसको किसी ने तो पकड़ के रखा होगा, यानी अगर सब कुछ फैल रहा है, लगातार फैलता जा रहा है, तो और वो चारों तरफ एक दूसरे के चारों तरफ घूम भी रहा है, तो भाग भी रहा है एक दूसरे से, और जो है मान के चलिए सन जो है, हमारी जो चंद्रमा है वो चंद्रमा भी 3-4 सेंटीमीटर जो है हर साल, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हर साल 3-4 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से नहीं पृथ्वी से दूर खिसक जाती है। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हर साल चंद्रमा हमसे दूर जा रहा है। सारे के सारे ग्रहों की गति में भी बदलाव आ रहा है, यानी गति धीरे धीरे स्लो हो रही है। तो क्या एक ऐसा टाइम आएगा सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ वापस जो है क्लोज हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा। तो अब सबसे उसमें एंट्री जो होती है कि इन्होंने क्या किया कि जिस हिसाब से वेरा रोबिन ने ये बताया, ये जो बोला कि इन्होंने जो गैलेक्सीज का पैटर्न देखा, सारे के सारे सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं गैलेक्सीज में, तो गैलेक्सी इतनी स्पीड से जा रही हैं
ये तो खंड खंड हो जानी चाहिए, टूट जानी चाहिए, लेकिन टूट नहीं रही है। उस व्यवस्था का, सिस्टम का पार्ट बनी हुई है। तो बेरा रूबिन ने 1970s में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज को एंट्री दे दी इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में, जिसको कहते हैं डार्क मैटर, जो कि लगभग 65% के आसपास है, जो कि अभी तक 2026 तक, आज की तारीख 15 अप्रैल 2026 तक nobody knows about the dark matter, इवन इसका 1% भी हम नहीं जानते। ठीक है, और ये कब की खोज है? 1970 से, यानी इस पर खोज तब से चल रही होगी और हम अभी तक जानने में सक्षम नहीं हो पाए। ये डार्क मैटर यानी एक जानवर है जो भागने की कोशिश कर रहा है, बेहिसाब जो है ताकत से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको एक लगाम ने पकड़ रखा है कि नहीं नहीं तुम भागोगे नहीं, घूमो तो कोलियों के बैल की तरह से चारों ओर। वो चीज क्या है? वो चीज है डार्क मैटर। और ये डार्क मैटर ही कह लीजिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने बांध के रखा हुआ है। तो टाइम हो रहा है, इसको हम बहुत शॉर्ट में कंसाइज करते हैं। अब ये आते हैं सॉल प्लमेटर एंड ब्रायन श्मिट। इन लोगों ने क्या किया? तो इन्होंने देखा कि जो हमारा यूनिवर्स है, वेरा रूबिन ने तो बता दिया डार्क मैटर के बारे में, लेकिन इन्होंने कहा कि जो ये बिग बैंग हुआ था, जितने भी कदरदान हैं बहुत ध्यान से देखें कि ये जो डार्क मैटर था उसने तो पढ़ के रखा था, बिग बैंग हुआ तो सब कुछ फैल रहा था। यहाँ पर इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट ला दिया, इन दो महान श्मिट ने और प्लमेटर ने, दो लोगों ने बहुत भयानक कॉन्सेप्ट ला दिया कि जो ब्रह्मांड में पागलों की तरह से एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब जो दूरी बढ़ रही है वो एक्सेलरेटिंग स्पीड में बढ़ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप कि स्पीड लगातार बढ़ रही है भैया? तो इसके पीछे काम क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? अब देखो एडविन पी हबल ने जो आग लगाई, वो आग कितनी तेजी से बढ़ी कि एडविन पी हबल ने लपेटे में ले लिया जॉर्ज लेबेत्रे को भी और जो है गैनो को भी, फिर उसके बाद ये प्लमेटर और स्मिथ को भी ले लिया है, सबको ले लिया इसने लपेटे में, और सब के सब वहीं बिग बैंग थ्योरी पर ही काम करने लगे। तो इन्होंने कहा ये जो यूनिवर्स है, इसके सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इतनी स्पीड में, एक्सेलरेटिंग स्पीड में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब उस बिग बैंग, यानी हमारा जो यूनिवर्स है उसमें डार्क मैटर के अलावा एक और भी चीज है जिसका नाम है डार्क एनर्जी। बात समझ में आई? अब ये सेंटर मान लेते हैं यूनिवर्स का, और तमाम ऑब्जेक्ट हैं जो घूम रहे हैं चारों ओर और एक दूसरे से लगातार दूरी बढ़ रही है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो जो डार्क मैटर है वो सबको सेंटर की ओर खींच रहा है, एक दूसरे से बांध के रख रहा है, और डार्क एनर्जी जो है वो बाहर की ओर ढकेल रही है। बिग बैंग का सिद्धांत ही यही है कि जब तक दो विरोधाभासी बल उत्पन्न नहीं होंगे तब तक किसी चीज के फटने की संभावना बन ही नहीं सकती है। सब कुछ या तो अंदर खींच लो, एक ही बल लगेगा तो या तो सब कुछ अंदर खींच जाएगा सेंटर की तरफ, और बाहर की तरफ लग रहा होगा तो सब कुछ ब्लास्ट हो ही जाएगा। लेकिन इतने सालों तक अगर जो है कोई चीज व्यवस्था में बनी हुई है, यानी किसी ने पकड़ के रखा हुआ है और वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ बना हुआ है, और जिस हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि अभी तक सब कुछ ध्वस्त हो जाना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वेरा रूबिन और सॉल प्लमेटर एंड ब्रायन श्मिट, इन लोगों ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो है बात कर दी। तो यहाँ तक ब्रह्मांड के जो है यात्रा में हम लोग आगे आ चुके हैं। अब इसके बाद जो बात होती है हमारी वो है प्लैंक मिशन 2013। असलियत क्या है ना? क्या चीज जो अभी तक बात की गई वो सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है? इस चीज को जो है देखा कैसे जाए, क्योंकि ह्यूमन आई की जो लिमिट है बहुत दूर तक नहीं जाती है हमारी आंखों की रोशनी, तो लेकिन बहुत डीप तक अगर जाना है तो वो डीप तक जाएगी कैसे? तो ये प्लैंक मिशन लॉन्च हुआ 2013 में, और इस प्लैंक मिशन के थ्रू ये जो टेलीस्कोप था, ये जो कैप्चर करता था, वो क्या कैप्चर करता था जिसकी मैंने बात की, CMB की खोज हो चुकी थी, क्या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की जो खोज हो चुकी थी। इसने, मैं बहुत शॉर्ट में फिनिश कर रहा हूँ, कि इस प्लैंक मिशन ने क्या बताया कि जितना भी उस टाइम का 13.8 बिलियन ईयर के पहले का
जो भी रेडिएशन था उस रेडिएशन को कैप्चर कर लिया, है ना। लगभग 14 अरब वर्ष पहले जो बिग बैंग हुआ था, प्लैंक मिशन के टेलीस्कोप ने उसको कैप्चर करके, उस हीट को कैप्चर करके, यानी हीट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, उस हीट को या रेडिएशन को, आप कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है ना। कुछ साइंस वाले घुस मत जाइएगा कि हाँ एक कैसे होता है। तो हीट या रेडिएशन को किसमें ट्रैप, कन्वर्ट किसमें, ट्रैप करके कन्वर्ट किसमें कर दिया, इमेज में। ये बहुत बड़ी क्रांति हुई, ठीक है। तो ये क्रांति जब हुई तो इस क्रांति को आगे बढ़ाना ही चाहिए था। तो ये क्रांति जब हुई तो उसने बता दी, इसने इमेज बना दी 13.8 बिलियन ईयर एगो की, पहले की जो क्या थी, इमेज बना डाली कि इस तरीके का था। तो एग्जैक्ट वो इमेज बना दी कि 13.8 बिलियन ईयर एगो हमारा जो ब्रह्मांड था वो किस तरीके से था, ठीक है। ठीक, अब ये दो चीज और बची है, इसको हम बहुत तेजी से खत्म करते हैं, है ना। लीगो, ठीक है। अभी तक हम जो इमेज बना रहे थे वो किससे बना रहे थे, वो हम CMB की मदद से, CBR कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की मदद लेकर के, या CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की मदद लेकर के अभी तक हम इमेजेस को कन्वर्ट कर रहे थे, रेडिएशंस को इमेजेस में, जो हमारा हीट था उसको ट्रैप करके इमेजेस में। पहली बार इस चीज ने, यानी ये कॉन्सेप्ट जो लीगो का है, इसके जो प्रणेता है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे, है ना। उन्होंने बात की थी गुरुत्वाकर्षण तरंगों की बात करी थी, है ना। हम लोग बहुत सिंपल भाषा में जानते हैं कि अगर कोई चुंबक किसी कील को खींच रहा है तो वो पावर जो लग रही है, वो जो खींच रहा है वो कौन सी रस्सी खींच रही है, तो ये तो पता चल, ये तो आज हम सब जानते हैं, वो फोटोन की रस्सी है जो खींच लेती है। लेकिन जो पकड़ के रखा हुआ है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स ने पकड़ के रखा हुआ है, वो मतलब क्या चीज है, वो भी तक अदृश्य थी। लेकिन इस लीगो मिशन ने इस चीज को बता दिया कि जब इसने क्या कैप्चर किया, पूरी पृथ्वी पे जगह जगह ऑब्जर्वेटरी लगाई गई, इंफॉर्मेटरी जो ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी लगाई गई जगह जगह पर। उन सभी वेधशालाओं के जो डेटा, इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किए, उन सबको मिला करके जो है रिजल्ट ये आया, और उन्होंने देखा कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार या दो ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं तो उस समय जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती है उसको कैप्चर कर लिया लीगो ने। बात समझ में आई। यानी अब अगर ये चीज और आगे बढ़ती है तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, यानी जो अभी तक हमें जवाब नहीं मिल पाया है कि बिग बैंग हुआ कैसे, उस सिंगुलैरिटी से, सिंगुलैरिटी कहाँ से आई, ये कॉन्सेप्ट का जवाब अभी हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये अगर चीज आगे बढ़ती है तो हम उसके पहले की चीज जानने में संभव हो जाएंगे। साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, सब कुछ कर लिया है, मिनटों में, सेकंडों की में हजारों किलोमीटर की यात्रा होती है, चंद्रमा पर, मार्स पर चले गए हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए 1915 यानी लगभग जो है 125 साल पहले जो एक खोज हो गई कि सब कुछ बना किससे, बिग बैंग से। बिग बैंग के पहले क्या था, फिलॉसफी से, इसीलिए साइंस आज हार जाता है। धर्म कहता है कि सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, और ईश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो ईश्वर अजन्मा है, अनंत है, उसके बारे में हम कुछ जान नहीं सकते। तो उनके पास तो जवाब है, साइंस के पास जवाब नहीं रहता है बसंत सर। इसकी अगर ये सच हो गया तो हम जान पाएंगे कि उस सिंगुलैरिटी के पहले क्या था, जिसमें विस्फोट हुआ, उस चीज के पहले क्या था, इसको हम जो है जान पाएंगे। तो ये था लीगो आपका, जो जिसकी खोज 2015 में हुई, और ये आपका इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इसके बारे में मैं केवल इतना बता दूं कि ब्लैक होल की सबसे पहले जो इमेज ली गई है ना, उसकी खोज, उसका जो श्रेय जाता है वो आपके जो है इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को जाता है। सारी ऑब्जर्वेटरी को मिला करके हमने जो है M87 जैसे गैलेक्सीज की फोटो ले ली है, ठीक है। और ब्लैक होल, अभी रिसेंट में हमने जो है ब्लैक होल की पहली बार तरोताजा, एकदम नया नया, बिल्कुल ताजा ताजा जो है फोटो ली है ग्रह की, ब्लैक होल की। वो किससे ली गई है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की। 2019 में पहली बार इस दुनिया ने ब्लैक होल की फोटो ली। तो आज के लिए मैं आपको इस चीज को और डिटेल में हम लोग बताएंगे, लेकिन चूंकि समय खत्म हो रहा है तो मैं माफी चाहूंगा कि हमारा जो समय है बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से खत्म हो रहा है। हम लोग और बातें करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाएंगे।
तो GS विद आनंद सर से विदा लेने का टाइम है। और मैं फिर से बताता हूँ, GS विद आनंद सर शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरुद्ध एक मुहिम, एक आंदोलन, जिसको जो है साथ खड़े हैं हमारे कॉलेज कैंपस प्रेप के वसंत त्रिपाठी सर और MMM एजुकेशनल हब के मनीष पांडे सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन को और कैसे आगे बढ़ाएंगे हम आगे बात करेंगे। तब तक ज्योग्राफी के बाद अगला जो सीरीज का पार्ट 2 होगा, किस चीज़ का होगा वो जो है हम लोग अभी बात करेंगे उसके बारे में, है ना। एक चीज़ मैं जाते जाते बता देता हूँ कि चाहे स्टेडी स्टेट थ्योरी की बात हो, चाहे पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी की बात हो, चाहे स्ट्रिंग थ्योरी की बात हो, लेकिन ये सारी की सारी थ्योरीज और ये सारे के सारे अंग्रेज आकर के वहीं एक जगह पर रुक जाएंगे कि अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप डिसाइड करिएगा कि ईश्वर ने इस व्यवस्था को बनाया हुआ है या ये व्यवस्था ऑटोमेटिक डेवलप है। ये डिसीजन आप करिएगा, हम लोग कल इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ, धन्यवाद वेरी मच, थैंक यू।